द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज एक दफा फिर इंडिया के शहर हैदराबाद से मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं संजीव मुंशी जी। इनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, लेकिन ये इंडिया के बहुत से शहरों में काम कर चुके हैं और हर्बल फार्मास्यूटिकल्स इनका एरिया है और कश्मीर के इशू पे इनकी बड़ी गहरी नजर है। संजीव जी, आज मैं मसला कश्मीर के ओरिजिन के हवाले से कुछ बातें करना चाह रहा हूं और उसमें एक बहुत बड़ा वाकया था ट्राइबल इन्वेजन ऑफ कश्मीर। मैंने एक पोस्ट लगाई 20 मार्च को अपने फेसबुक पेज पे और जाहिद चौधरी हमारे एक स्कॉलर थे जिन्होंने एक किताब लिखी है पाकिस्तान की सियासी तारीख और उसके बहुत से वॉल्यूम्स हैं। ये वॉल्यूम 3 में है उनका कि कबायलियों ने 22 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद पर कब्जा किया तो 3 दिन तक हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम किया, बहुत सी औरतों को अगवा किया यानी किडनैप किया। तो उस पे 2-3 लोगों ने तनकीदी अंदाज में या सरकास्टिक कमेंट्स किए, जिनमें से एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बीबीसी के साथ भी काम करते रहे और अब मेरा ख्याल है वो इंग्लैंड ही में मुकीम है। तो उन्होंने सरकास्टिकली कहा कि जी सिर्फ 3 दिन ही क्यों, चौथे दिन हिंदू सिख खत्म हो गए थे क्या और उनकी तमाम औरतें अगवा कर ली गई थी या किसी ने कबायलियों का हाथ रोक दिया था। तो मैंने उनका जवाब दिया, मैंने कहा आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी पे काम कर चुके हैं, तो क्या आपको वाकई नहीं पता इस चीज का? और अगर आप थोड़ा सा तकल्लुफ करते, गूगल कर लेते इसको, तो आपको बहुत सारी तफसील वहीं मिल जाती। तो ये मुझे बहुत क्रूअल लगा उनका कमेंट। तो आप क्या कहते हैं? देखिए शकील साहब, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर स्पीकिंग टू मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसा है साहब कि जिसने नहीं मानना वो तो कभी नहीं मानेगा। जिसने नहीं मानना, फॉर एग्जांपल 1971 में जो या 70 में जो बांग्लादेश में हुआ, उसमें इवन आपके जो हमुदुर रहमान रिपोर्ट आई, काफी लोगों ने किया, इंटरनेशनल प्रेस ने किया कि साहब इतने लोग मारे गए, इतनी औरतों को के साथ जबरदस्ती की गई। नहीं मानते। देयर आर स्टिल सम पीपल लाइक योर जैद हामिद और ऐसे कुछ लोग हैं, दे आर जस्ट नॉट रेडी टू लिसन। ये सब बकवास है। तो इसी तरह से 47 की जो ट्रेजेडी हुई, यू राइटली सेड, मुजफ्फराबाद वाज द लास्ट फ्रंटियर फॉर एज फार एज जे.एंड.के वाज कंसर्न, मतलब लास्ट कंटोनमेंट था वहां पे। और वहां पे हिंदू और सिख फौज भी थी। तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तानी फौज जो हमारे ये लोग थे, इन लोगों ने किया जी, दे अटैक्ड देयर ऑफिसर्स, किल्ड देम, फैमिलीज को, क्योंकि मुजफ्फराबाद वाज अ वेरी फ्लरिशिंग टाउन। उनमें 2-3 दिन लग गए होंगे उन लोगों को वो सब काम करने में। तो वो करते करते वो लोग फिर दे मूव टुवर्ड्स बारामूला। बारामूला वाज द नेक्स्ट टाउन। तब तक महाराजा की फौज का जो बची हुई थोड़ी सी 140 लोग थे, वो लोग लेड बाय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, वो लोग आए। उन्होंने मोहरा पावर हाउस के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज जो था उसको उड़ा दिया, so as to slow down the progress of these so-called Kabylis who were led by Pakistani officers. खैर साहब, वो 140 लोग जो थे वो तो सारे के सारे मारे गए। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह एंड हिज टीम, जो भी 140 लोग थे, दे fought the battles and they got killed. लेकिन एक उसका बेनिफिट ये हुआ कि जो इंडियन आर्मी थी, it got those 3-4 days to come over. और फिर 27 तारीख को इंडियन आर्मी ऑफिशियली इट लैंडेड इन श्रीनगर। जो फर्स्ट लैंडिंग हुई श्रीनगर में, इट वाज लेड बाय कर्नल रंजीत राय। सिख रेजिमेंट के थे वो लोग, मुझे याद नहीं फर्स्ट सिख या कौन से सिख थे वो, बट सिख रेजिमेंट के थे। वो भी 140-150 लोग थे। एंड दे डिडंट नो कि जो एयरपोर्ट पे हम उतर रहे हैं वो एयरपोर्ट हमारे हाथ में है या चला गया है। तो उन लोगों ने खैर जैसे तैसे दे गॉट इनटू द ट्रक्स एंड बसेस, जो भी उनको वहां पे अवेलेबिलिटी मिली, एंड रश टुवर्ड्स बारामूला। रास्ते में उनकी मुलाकात ये, अच्छा दूसरा क्या हुआ, वो लोग वहां से जो हमारे कबायली भाई थे वो लोग आए,
दे एंटर्ड बारामूला एंड दे लूटेड बारामूला. बारामूला में उन लोगों ने 3 या 4 दिन लगाए हैं लूटने में एंड रेपिंग, जो सबसे अच्छा उनको आता है, किलिंग, रेपिंग एंड लूटिंग. तो ये तीनों चीजें उन लोगों ने की. इसमें इंसिडेंटली बीबीसी के ही एक ऑथर है जिनकी बुक मैंने आपके साथ शेयर की है, एंड्रू व्हाइटहेड. तो एंड्रू व्हाइटहेड साहब ने 2007 में जाके एक किताब लिखी जी, अ मिशन इन कश्मीर, और उसमें उन्होंने he actually visited Baramulla, he actually visited some people, he met some people who had experienced all that, and वो किताब जो डिस्क्राइब करती है, आप यकीन करो शकील साहब, मैंने दुनिया बहुत देखी है, जिंदगी बहुत देखी है, मतलब इंसान जब वो पढ़ता है ना तो रिवल्शन हो जाता है कि यार ये इंसान थे. नर्सेस, डॉक्टर्स, नन्स, जो कि वहां पे बारामूला की पब्लिक की खिदमत के लिए थी जी, वो लोग क्या कर रहे थे, दे वर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर. सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में, वहां एक सेंट जोसेफ हॉस्पिटल था, एक स्कूल था, एक कॉलेज था सेंट जोसेफ के नाम से. तो वहां पे उन लोगों ने सभी को दे रफली हैंडल्ड देम. और फिर जो सर्वाइवर्स थे वहां से, सर्वाइवर्स की स्टोरी एंड्रू व्हाइटहेड ने लिखी है उसमें, तो आप पढ़िएगा. मुझे तो पढ़ के बहुत अफसोस हुआ. दूसरा, मेरा बारामूला के साथ एक पर्सनल संबंध ये है कि मेरी माँ उस वक्त 12 साल की थी. मेरे नाना की पोस्टिंग थी वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, एंड नेचुरली ही वाज लिविंग इन बारामूला. तो वो सुनाती थी हमारे को कि कैसे अचानक सुबह उनको पता लगा कि कॉलोनी में तो कोई भी नहीं है, सब भाग गए हैं. तो ये फैमिली भी, मेरे नाना जी की उस वक्त बाय चांस वो 1-2 दिन से श्रीनगर गए हुए थे किसी काम से, ऑफिशियल काम से. तो ये फैमिली जो थी, 2 young daughters, 2 sons, 1 daughter-in-law and 1 grandchild, and मेरी नानी, ये 6-7 लोग एक साइकिल पे बच्चे को बिठाया और चल पड़े, क्योंकि दे हैड नो ट्रांसपोर्टेशन. आगे जाके कहाँ, मुझे ये तो नहीं मुझे याद है, ना उनको याद था कि कहाँ जाके उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन मिले, जैसे कोई टांगा मिल गया जिससे वो श्रीनगर सिटी पहुंच गए. अब श्रीनगर पहुंच गए, चलो जान बची. तो उनका ये था कि अब खाएंगे पिएंगे क्या, खाने पीने का भी इशू नहीं था क्योंकि घर था वहां पे, लेकिन कपड़े पहनने वो सब चीजें, क्योंकि रह तो ये लोग बारामूला में रहे थे, तो वो सब चीजें हुई. एंड जब 9 नवंबर के बाद, शायद 9 नवंबर को पाकिस्तानी जो ये कबायली थे भाग गए थे बाय दैट टाइम, तो इंडियन फोर्सेस हैड ड्रिवन देम बैक. तो उस वक्त फिर हमारे नाना जी और मेरे 2 मामा, ये लोग गए वहाँ बारामूला, गए अपने घर में. वहां पे वो कहते थे जी कि कुछ नहीं बचा था. जो वो उठा के ले जा सकते थे वो उन्होंने उठा लिया, इंक्लूडिंग बर्तन इसलिए क्योंकि हम कश्मीरी पंडित्स के जो बर्तन होते थे वो कॉस्टली होते थे, वो एक एलॉय के होते थे, कांसे के होते थे. तो वो उनको सोना लगता था, दे थॉट ये सोने के हैं, तो वो बर्तन उठा के लेके थे. तो उनसे जो वो भेजा जा सका अपने वतन, औरतें और लूट का सामान, वो उन्होंने किया. तो अभी अगर कोई इंसान नहीं मानना चाहे तो क्या कर सकते हैं. आपके इश्तियाक में भी लिखा है कि साहब झगड़ा, किलिंग्स हमारे यहाँ से शुरू हुई. उसने तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ कहा है. अब अगर नहीं मानना चाहते तो फाइन, आई मीन आप किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना. अभी जैसा मैंने कहा कि आपके 1971 के जो भी कुछ हुआ वो भी नहीं मानते हैं लोग. अभी आपके यहाँ पे वो एक लिखी है डॉक्टर मारंग बलोच, बलूचिस्तान में, वो कह रही है हमारे जो मिसिंग पर्सन, कहते हैं वो क्या होता है मिसिंग पर्सन. पीपल आर नॉट रेडी टू, देयर आर सम पीपल, खासतौर से जो पाकिस्तान आर्मी के साथ एसोसिएटेड या आईएसआई के साथ एसोसिएटेड है, वो क्या, दे हैव अ वेरी डिफरेंट नैरेटिव. वो है ही नहीं, कुछ था ही नहीं. तो इसलिए जो नहीं मानना चाहता वो नहीं मानेगा, वो हिस्ट्री. आप नहीं मानना चाहते हैं तो साहब नोबडी कैन फोर्स यू टू बिलीव एनीथिंग, है ना. तो शकील साहब ऐसा है कि जो मेरा वन ऑफ द थिंग्स दैट आई विश टू टॉक टू यू इज, जो अभी आपने एक रवि गुप्ता जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था जी, मुझे उस पर भी कुछ कहना है. पहले हम 47 की ही बात कर लेते हैं. तो
47 में अभी शकील साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनने एक बहुत खूबसूरत बात की है कि भाई 1947 में पाकिस्तान ने इन्वेड किया, पाकिस्तान वाज द इन्वेडर, इसको तो आप कभी भी मना नहीं कर सकते। और यूनाइटेड नेशंस में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने इसको इन्वेजन को डिस्प्यूट बना दिया, एंड बेसिकली इट वाज एन इन्वेजन, एंड बोथ द पार्टीज कैन नॉट बी, एक अग्रेसर और एक जिसपे एग्रेशन किया गया है उसको आप सेम स्पेस नहीं दे सकते, सेम जगह नहीं पे रख सकते। दैट वाज हिज कंटेंशन। उन्होंने अभी रिसेंटली शायद ये रायसीना डायलॉग में या कहाँ पे उन्होंने बात की है, एंड लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि जी हम उससे मतलब देयर इज नो आंसर टू दैट। एनीवे, अभी क्वेश्चन ये है कि कश्मीर पे इन्वेजन हुआ, जबकि कश्मीर, महाराजा कश्मीर का एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी, जिन्ना साहब के साथ उनका एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। लेकिन व्हाट डिड पाकिस्तान डू? पाकिस्तान ने सियालकोट की साइड से जो वहां से सप्लाईज आती थी, नमक आता था, बाकी चीजें आती थी, वो बंद कर दी। जो भी ट्रेड रिलेशन थे वो खत्म कर दिए, एंड देन अक्टूबर में उन्होंने वो भी कर दिया, अटैक कर दिया। लॉट ऑफ महाराजा के काफी जो सोल्जर्स थे वो मारे गए। महाराजा के जो मुस्लिम सोल्जर्स ने अपने हिंदू फेलो सोल्जर्स को मार दिया, एंड इट सो हैपेंड। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि रेफ्यूजीज फ्रॉम मुजफ्फराबाद, हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू एंड सिख रेफ्यूजीज फ्रॉम मुजफ्फराबाद, फ्रॉम बारामुल्ला, ये सब लोग टुवर्ड्स श्रीनगर भागे। मैं खुद रहा हूं इन एन एरिया ऑफ जम्मू विच वाज अ रेफ्यूजी कैंप इन 47-48, उसको कैंप गोल गुजराल कहते हैं। वहां पे आज की डेट में भी वो मुजफ्फराबादी और पुंछी सिख रहते हैं, जो इन्वेजन की वजह से भाग के वहां से आए। जी जी, ठीक है साहब। तो ये जो उसमें अब्दुल्ला साहब का, शेख अब्दुल्ला का, देयर इज वन क्रेडिट, डेफिनेट क्रेडिट जो मैं दे सकता हूं, वो ये है, ही डिड नॉट अलाउ कम्युनल राइट्स टू ब्रेक इन कश्मीर। देखिए 1947 नवंबर में या एंड ऑफ अक्टूबर में, महाराजा एंड ऑफ अक्टूबर में समझ लीजिए महाराजा लेफ्ट, ही वाज एडवाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भाई तुम कश्मीर छोड़ दो, तुम्हारे को डिफेंड करने के लिए हमारे पास कोई आर्मी नहीं है, ना तुम्हारी आर्मी है ना हमारे पास आर्मी है। And so he 24th he left, 25th he signed the accession papers. 24, 25, 26, 27 को इंडियन आर्मी आ गई। तो ये 3-4 दिन काफी थे। If Abdullah had wanted, he could have ethnically cleansed Kashmir, because 5% जो माइनॉरिटी थी उसको तो क्या समझते। So that credit has to be given to him. हाँ, एक चीज उन्होंने, ऑन द कॉन्ट्ररी व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने एक सलामती फौज बनाई, यंग वॉलंटियर्स, इंक्लूडिंग विमेन, वेरी इंटरेस्टिंग, इंक्लूडिंग विमेन, जिनको कहा गया, और उनके स्लोगन है आवर होशियार, हम कश्मीरी हैं तैयार, एंड दैट दोज दैट सलामती फौज हैड अ लॉट ऑफ हिंदू यंग गर्ल्स, 13-14 साल की, 15 साल की बच्चियां थी जो कि उसमें थी। तो इसलिए ये क्रेडिट, वो लोग क्या करते थे, वो ब्रिजेस पे, टेलीग्राफ ऑफिस पे, यू नो, वाइटल इंस्टॉलेशंस पे, उस पर थोड़ा बहुत ये कर रहे थे। फिर जब इंडियन आर्मी आ गई तो पहले या दूसरी खेप को लेके, उसके बाद फिर अब्दुल्ला हैड रिक्वेस्टेड द आर्मी पीपल कि जी आप एक चक्कर मारो शहर का, ताकि लोगों को एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि नहीं जी ये आर्मी आ गई है और हमारी रक्षा कर सकते हैं। अब वो लोग, अब नहीं होगा, अब वो कबायली नहीं आएंगे। अदरवाइज कबायलीज हैड कम विद इन फायरिंग रेंज ऑलमोस्ट, उसको छतबल कहते हैं, ऑलमोस्ट वहां तक आ गए थे। बट देन डिफरेंट आर्मी ग्रुप्स दैट केम इन, तो वो लोगों ने उनको फाइट बैक किया, एंड बाय 9th नवंबर, 7th नवंबर, 9th नवंबर ये लोग भाग गए थे।
कि इनको एक ट्रेंड आर्मी का सामना करना पड़ा, तब तक तो उनको कुछ खास मुकाबला करना नहीं पड़ा था. इट वाज ओनली व्हेन द इंडियन आर्मी केम इन जबकि उनको प्रॉपर ये करना पड़ा. सो दैट क्रेडिट has to be given to Abdullah for maintaining communal harmony in Kashmir. So that is one definitely thing. 47 में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ अनयूजुअल चीजें हुई जो कि आई डोंट नो हाउ मच पीपल नो. हमारे प्रोफेसर साहब तो जो पाकिस्तानी सोर्सेज हैं उनको उन पे ही बिलीव करते हैं. इंडियन सोर्सेज भी हैं जहाँ पे लोगों ने, देयर वाज वन मिस्टर वीपी मेनन जो सारा जो ये एक्सेशन ऑफ स्टेट्स था जो जिन्होंने हैंडल किया, उनकी भी स्टोरी पढ़ लो ना भाई. उसमें भी हो सकता है आपको कुछ, क्योंकि हर इंसान अपने एंगल से लिखता है. इट्स पॉसिबल कि उन्होंने भी कुछ जो लिखा है वो तो पढ़ लो. डोंट गो बाय वन साइड, वो खुर्शीद साहब ने ऐसा लिखा और फलां साहब ने ऐसा लिखा. डोंट गो बाय दैट ओनली इफ यू आर अ स्कॉलर. बाकी तो इफ यू वांट टू जस्टिफाई औरंगजेब, तो एज ही डिड टुडे, आज भी उन्होंने एक पॉडकास्ट किया, तो ही वाज जस्टिफाइंग औरंगजेब. कहता हाँ थोड़ा फोर्स ज्यादा यूज करते थे. चलो जाने दीजिए उसको. तो 47 के बाद साहब ऐसा हुआ कि because Nehru was in charge, Nehru did not allow Sardar Patel to handle Kashmir. ये कह के कि मैं आई एम अ कश्मीरी, लेट मी हैंडल दीज पीपल. तो ही मेड अ मेस ऑफ कश्मीर बिकॉज ऑफ हिज बायसेस. एक उनका जो बहुत बड़ा जो मैं इल्जाम लगाता हूँ, काफी लोग और हैं जो इल्जाम लगाते हैं, नेहरू एक बड़ा कीनावर इंसान थे. आप समझते हैं ना, उर्दू का लफ्ज है, रहती थी चीजें. ही हैड वंस कम टू कश्मीर. कश्मीर में उस जमाने में भी जो परमिट लगता था अंदर आने के लिए, जे&के में एंट्री के लिए परमिट लगता था. इवन जिन्ना वाज once denied and once he had to take permission for coming to Kashmir. So Jinnah साहब ने भी ये किया, but Nehru wanted to come and talk to Abdullah. Abdullah उस वक्त imprisoned थे. He was not allowed, he was not given the permission. तो नेहरू ये सोच के कि मैं नेहरू हूँ, उन्होंने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी दबाओ. तो जो वहां पुलिस ऑफिसर पोस्टेड थे, उन्होंने उनकी कार को पंक्चर कर दिया, गोली मार के गाड़ी को पंक्चर कर दिया. एंड नेहरू वाज केप्ट फॉर 2 days एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. दुमेल नाम की जगह है शायद, वहां पे उनको, या कोहाला या दुमेल मोस्टली, ही वाज केप्ट देयर फॉर 2 days. नेहरू डिड नॉट फॉरगेट दिस इंसल्ट. ये उनको ह्यूमिलिएशन लगी. दो महाराजास गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हिम विद द टेलीफोन देयर, कैसे भी करके वहां पे टेलीफोन सर्विस वगैरह उनको दी गई, मगर उनकी जो इज्जत में पंक्चर हो गया था वो हो गया था. जब एक्सेशन के डॉक्यूमेंट साइन करने थे, नेहरू इंसिस्टेड कि जी इसमें मुझे शेख अब्दुल्ला का भी सिग्नेचर चाहिए, जबकि एज पर रूल्स इट वाज नॉट रिक्वायर्ड. किसी भी स्टेट में नहीं हुआ, क्योंकि जो ड्राफ्ट था उसका वो तो सभी स्टेट्स के लिए एक ही था. He did not allow him to interfere. महाराजा ने साइन किया, उसके बाद अब्दुल्ला ने साइन किया. अब्दुल्ला वाज वेटिंग इन द एंटी रूम, ही साइंड. और दूसरा, at Abdullah's bidding, Maharaja was given देश निकाला. Maharaja Kashmir was told, please leave J&K. ये किसी के साथ नहीं हुआ. अब देखिए, हमारे नवाब ऑफ हैदराबाद, he also did not accede to India immediately. वो भी 1948 में, वो भी पुलिस एक्शन के बाद he acceded, right? तो अब जब वो एक्सीड कर गए, उनको, because Hyderabad was being handled by a more administratively strong person, Sardar Patel. महाराजा नवाब ऑफ हैदराबाद को राज प्रमुख का डेजिग्नेशन दिया गया, हेड ऑफ द स्टेट, राइट? वाज ही गवर्नर? काइंड ऑफ राज प्रमुख, मतलब गवर्नर ही था वो. तो राज प्रमुख का उसको डेजिग्नेशन दिया गया, जबकि हरि सिंह को कहा गया जी देश निकलो, गेट आउट ऑफ J&K. एंड ही वेंट टू बॉम्बे. उनकी, बिकॉज आफ्टर ऑल ही वाज अ महाराजा, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं थे. तो महाराजा होने से उनकी भी ईगो थी एक. ही नेवर अगेन एंटर्ड J&K.
और ऐसे लानती थे हमारे ये जो थे ना, इवन नेहरू 1961 में ही डाइड, महाराजा कश्मीर डाइड इन 1961 in Bombay. His body was not allowed to be brought to J&K. He was cremated in Bombay only. तो इवन अब्दुल्ला जो कि उस वक्त जेल में थे, हाँ 61 में, तो उन्होंने कहा कि यार कम से कम उसकी लाश तो यहाँ ले आते, वो ही वॉज अ रूलर ऑफ दिस प्लेस. So it was all Nehru's. अच्छा, तीसरा एक चीज और बताऊंगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है. J&K में जो 1947 एंड ऑफ 1947 से अब्दुल्ला को he became the all in all. And the first elections to the Constituent Assembly were held in 51. So ये 4 साल तक अब्दुल्ला साहब जो थे, he was unelected. He did not have any electoral victory to show कि जी मेरे को लोग पसंद करते हैं. Did not have any, उसको कहते हैं ना, it was just उसको बना दिया. शकील साहब स्टार्टिंग 1950 और 51 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 75 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए इलेक्शन किए, भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, एक इलेक्शन नहीं हुआ वहां. ऑल अपोजिशन कैंडिडेट्स वर रिजेक्टेड एंड अब्दुल्ला's पार्टी दैट वन ऑब्वियसली 75 की 75 नशिस्तें जीत ली. और ये इलेक्शन का टेम्पलेट 1951 से चला, और जाके एक शायद मेरे ख्याल में 1977 में थोड़ा एक एक्सेप्शन हुआ था. अदर देन दैट, जब भी अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट आई, उसके बेटे की या उसके पोते की, इलेक्शंस हैव बीन रिग्ड. जो सबसे बड़ी रिगिंग हुई 1987 में, जिसको लेके आपके काफी लोग भी जो वहां फिर पीओके चले गए और काफी लोग गए. सो ये जो आप हम ये कहें कि वो डेमोक्रेट थे, अब्दुल्ला वाज नो डेमोक्रेट, वाज अ प्रॉपर ऑटोक्रेट. और जितने इलेक्शंस उन लोगों ने किए, दे वर ऑल, मतलब ऐसा होता था कि जी जो भी अपोजिशन में है वो जी है ही नहीं, उसके पेपर्स रिजेक्ट हो जाते थे. इट वाज 51 और इट वाज लेटर ऑन 57, या जो भी इलेक्शंस हुए, जिस भी साल में इलेक्शंस हुए, सो दे वर, अब्दुल्ला गॉट एब्सोल्यूट, जिसको कहना है वो, ही वाज ऑल इन ऑल. ऊपर नेहरू बैठे थे. अब जब तक नेहरू को पता चला कि ये भाई साहब क्या अंदर जाल बुन रहे हैं, तब तक काफी कुछ लेट हो गया था. शेख अब्दुल्ला आपके ख्याल में क्या कर रहे थे जिसकी वजह से नेहरू ने उनको जेल में डाल दिया? शेख अब्दुल्ला वाज एडवाइज्ड बाय सम ऑफ द पीपल, ब्रिटिश पीपल खास तौर से, कि तुम भाई अलग, बिकॉज ब्रिटेन ऑलवेज वांटेड टू कंट्रोल J&K. जैसे उन्होंने गिलगित पे पहले ही 1935 में शायद कब्जा कर लिया था, महाराजा को जोर जबरदस्ती करके. दे वांटेड टू, ये जो बिग गेम थी ना, रशिया को कंट्रोल करने की, चाइना को कंट्रोल करने की, उसके लिए J&K वाज द बेस्ट थिंग. सो ब्रिटिश एंड मे बी अमेरिकन्स आल्सो, दे वांटेड. सो दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, कि साहब मैं एक इंडिपेंडेंट जगह बना लूं अपने लिए. And that is why he was, otherwise there is no reason. They were best of friends, and they continued to be best of friends after that. 53 के बाद भी they continued to be best of friends, but then he was, शायद नेहरू को प्रेशर आया होगा इंटेलिजेंस की तरफ से, या किस तरफ से उसको इंटेलिजेंस से आया. He was allowed to 1953 he was arrested. He was handled by, he was replaced by his own deputy बख्शी गुलाम अहमद. और फिर वो रहे, ऑन ऑफ होते रहे, टिल ही वाज रिवाइव्ड बाय इंदिरा गांधी. तो लेकिन मेरी इसमें एक थ्योरी है शकील साहब, शेख अब्दुल्ला के चेंज ऑफ पोजीशन के लिए, चेंज ऑफ हिज, क्या कहेंगे, उसकी जो वॉट एवर पॉलिसी हैड, इट गॉट चेंज. उसका जो था पहले, जी मुझे प्लेबिसाइड करना है, वो सब चीज, वो 1971 की जो बांग्लादेश वॉर थी, दैट चेंज. ही रियलाइज्ड दैट अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए हैं, तो मेरे पास अब इतनी अथॉरिटी नहीं है, या मुझे कोई इतनी बैकअप नहीं मिलेगी कि मैं इंडियन स्टेट से लड़ सकूं. रिजल्ट वाज ही गेव अप हिज डिमांड फॉर प्लेबिसाइड एंड ही एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट, और वो सब चीजें जो थी वो दैट फॉलोड. ओके. तो के अब्दुल्ला साहब को उस वक्त 53 में ही वाज इम्प्रिजन्ड, and well,
मैंने संजीव जी जो पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे, उस पे एक साहब हैं इंतजार कुरैशी, जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया एक दफा, तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो उन्होंने कश्मीर के हवाले से, ट्राइबल इन्वेजन के हवाले से कुछ नहीं कहा, और ये कहा कि जी पंजाब में, मशरकी पंजाब में मुसलमानों के साथ क्या सलूक हुआ। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई, एक तो ये कि रेलेवेंट नहीं है ये पोस्ट के साथ, और दूसरा जो है आप पढ़ के देख लीजिए, बहुत सारे खुद पाकिस्तानी सोर्सेज ये कहते हैं कि जो राइट्स थे पंजाब के, वो रावलपिंडी जिले से शुरू हुए और मार्च 47 में हुए। डॉक्टर इश्तियाक को देख लें, इवन फ्रीडम एट मिडनाइट जो पार्टीशन पे सबसे पॉपुलर किताब है, जी 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 उसमें जी भी जी जी ये चीज है। चोआ खालसा में एक बहुत ही टेरेबल इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 87 सिख खवातीन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी थी। और इसी तरह से कहूटा में हिंदुओं, बहुत से हिंदुओं सिखों को जिंदा जला दिया गया। लेकिन वो इस तरफ नहीं आए, बस वो यही राग अलापते रहे कि जी ईस्ट पंजाब में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हुआ। मैंने कहा भाई, जुल्म दोनों तरफ हुआ, उसको क्यों एक्नॉलेज नहीं करते हो। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आज भी बहुत से लोग हैं जो फसादात की जब बात करते हैं तो सिर्फ ये कहते हैं कि जी मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, कभी नहीं वो कहते कि हिंदुओं और सिखों के साथ भी जुल्म हुआ। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि आज भी अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा प्रोफेसर औरंगजेब को डिफेंड करता है, जी हाँ उसने थोड़ी फोर्स ज्यादा यूज की, अरे यार तुम देखो ना कितने लोगों को उसने, जिसने अपने भाई का कटा हुआ सर अपने बाप को पेश किया, इससे ज्यादा चलो आपने पावर गेन कर ली, मान लिया, अपने भाई को भी मार दिया, आप मान लिया, बट व्हाई टॉर्चर योर ओल्ड फादर, कि आप अपने दारा शिकोह का कटा हुआ सिर एक तश्तरी में पेश किया जब वो खाना खा रहे थे। तो मतलब वाज इट नॉट ओनली क्रुएलिटी? आप बताइए ना। और जब संजीव जी, जो मैंने कहीं पढ़ा कि जब उनका सर कलम किया गया, सर काटा गया दारा शिकोह का, तो उनका एक छोटा बच्चा 8-10 साल का था शायद, वो भी मौजूद था वहां पे, यू नो। मैंने तो शकील साहब ये भी पढ़ा है कि एक भाई शायद शुजा या कौन, जिसको कि उसने मार दिया, और उसका जो फ्लैश था, he got it cooked and served to his children. I was trying to मैंने कहीं पढ़ा है, अभी शॉर्ट इसमें मुझे टाइम नहीं मिला वो देखने का, लेकिन जो आदमी अपने मरे हुए भाई का सर अपने बाप को तश्तरी में पेश करे, तो वो कितना अच्छा आदमी है। वो चाहे आलम दीन हो क्या हो या कितना भी हो, आलमगीर हो, बट इज ही ए ह्यूमन बीइंग? ये फ्लैश वाली बात तो मैंने कहीं नहीं सुनी कि उन्होंने भाई का गोश्त खिलाया उसके बच्चों को, लेकिन ये जो है सर कलम करके पेश किया गया बादशाह को, वो मैंने भी सुना है। और सर हमारे यहाँ ये बड़ा एक मशहूर है, एक राइटर थे इब्ने इंशा, उन्होंने लिखी है उर्दू की आखिरी किताब, तो वो एक मजाहिया अंदाज में, ह्यूमरस स्टाइल में उन्होंने लिखी। तो उन्होंने औरंगजेब का जिक्र करते हुए लिखा है कि औरंगजेब वाहिद मुगल बादशाह है जिसके नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लिखा जाता है, और वो बहुत नेक आदमी थे। उन्होंने उनके दिफा में, उनके डिफेंस में जितनी किताबें लिखी गई हैं, किसी बादशाह के डिफेंस में उतनी किताबें नहीं लिखी गई, और उन्होंने ना कोई नमाज छोड़ी ना कोई भाई छोड़ा। अच्छा, एक इंसिडेंटली वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबॉडी, कि अकबर भी मुगल था, जहांगीर भी मुगल था, शाहजहां भी मुगल था, इन्होंने भी लोग मारे, ऐसा नहीं कि नहीं मारे, लेकिन वी स्टिल डू नॉट डिमांड कि जो आज डिमांड औरंगजेब के बारे में हो रही कि जी ये हत्यारा था और ये ऐसा था और वैसा था। मुझे तारिक फतेह अली साहब की एक बात याद आ रही है, कहते व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन दिल्ली एंड आई सॉ अ रोड इन द नेम ऑफ औरंगजेब, मैंने माथा पीट लिया कि ये हिंदू कितने बेवकूफ हैं। जिस इंसान ने सबसे ज्यादा डैमेज उनके रिलीजन को की है, जिसने, शकील साहब मैं एक आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आगे भगवान करे कि आप इंडिया आए, प्लीज गो टू वाराणसी। वाराणसी में जाके आप देखेंगे किसी मस्जिद की दीवार जो है ना, वो मंदिर जैसी नहीं होगी। आपने अगर मस्जिद बनानी है तो आप अलग से बनाइए ना, आपके पास, आप तो पूरी जहां के मालिक हैं, लेकिन मंदिर के साथ मंदिर को तोड़ के मंदिर की दीवार के ही को यूज करना है, ये कहीं नहीं होता।
unless you want to humiliate. हम्म, जैसे औरंगजेब ने दारा शिकोह का सिर पेश करके ही ह्यूमिलिएटेड हिज फादर, हम्म, और क्या किया उसने उसने और क्या अचीव किया होगा, ही ह्यूमिलिएटेड हिज फादर। तो इसी तरह से उसने ही वाज ह्यूमिलिएटिंग हिंदू रिलीजन एट एवरी पॉसिबल टाइम। और अनफॉर्चुनेटली ये एक ट्रेडिशन रही है इस्लाम में। जो कुतुब मीनार है, आज भी आप देख सकते हैं वहां पे जो देयर आर अबाउट 27 टेम्पल्स थे, जैन टेम्पल्स थे, उनकी मूर्तियां तोड़ तोड़ के वहां पे यूज की गई। दिस इज द बेस्ट वे टू ह्यूमिलिएट समबडी, दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग। तो अब उसको आज कोई भी लोग कैसे भी डिफेंड करें, हमारे प्रोफेसर साहब ये कह दें कि जी उसने थोड़ा फोर्स ज्यादा यूज किया, अरे यार पूछो उस सरदार से पूछो, उस सिख से पूछो, उनके जो लोग थे उनको कैसे कैसे मारा इन्होंने। जो गुरु तेग बहादुर जी के जो 3 या 4 साथी थे, उनको कैसे, जिसको कहते हैं ना वो बहुत परेशान करके टॉर्चर किया। When they had very plainly said कि नहीं, we are not going to convert, they had very plainly said that we are, तो उनको उनमें मारा, कैसे मारा, वो गैर इंसानी, मतलब वहशियाना तरीका था। और ऐसे आदमी को आप जस्ट बिकॉज उसने नमाज पढ़ी है तो आप उसको डिफेंड करें, गॉड ब्लेस, मैं तो और कुछ नहीं कह सकता। अच्छा जी, मेरे एक दोस्त इंडिया में डिप्लोमेट थे, ही रिटायर्ड एज एम्बेसडर टू न्यूजीलैंड। तो वो बता रहे थे मुझे एक दफा कि बहुत से सिख आज भी आपको इंडिया में ऐसे मिल जाएंगे जो औरंगजेब नामी बंदे से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। दिस वाज टोटली न्यूज टू मी। पॉसिबल सर जी, ऐसा है, औरंगजेब ने जिस तरह से एक तो गुरु गोबिंद सिंह के फादर गुरु तेग बहादुर जी को मारा, वो तो उनको चलो उनका सिर काट दिया, तो वो एक झटके में खत्म। लेकिन फिर उन्होंने जो उनके बच्चों के साथ किया, जो उन्होंने उनके सपोर्टर्स के साथ किया, उनके एक सपोर्टर थे, उन्होंने उनकी बॉडी को उठा के अपने, वो कुछ मुगल्स के लिए कुछ लाल किले के पास से कुछ सामान लेके जाते थे, उसने गाड़ी में अपनी डाल दिया, मतलब घोड़ा गाड़ी थी या क्या तांगा गाड़ी थी, उसमें गुरु तेग बहादुर जी की बॉडी डाली और घर ले जाके उन्होंने घर को ही आग लगा दी। तो ये ना सोच, जिसको पता लगे कि ये बॉडी को ये किया गया, बिकॉज द प्लान वाज कि इनकी बॉडी को हम दिल्ली के दरवाजों पे काट काट के वहां डिस्प्ले करेंगे। एंड जो उनका कटा हुआ सर था, एक और जो गुरु तेग बहादुर जी के चेले थे, उन्होंने उनको फादर ने कहा कि तुम मेरा सर काट दो जो बॉडी के साथ रहेगा, और तुम गुरु तेग बहादुर जी का सर लेके वो आनंदपुर साहब चले गए। 2 दिन या 3 दिन रहे, मतलब लगे उनको वापस जाने में, क्योंकि घोड़े पे जाना था या कैसे जाना था, तो 2-3 दिन लगे उनको वहां पहुंचने में। और गुरु गोबिंद सिंह ने को जब उन्होंने वो सिर सौंपा, तो उन्होंने क्या क्या कह के उनकी तारीफ की है, और अंग्रेजा तूने, मतलब पंथ की तूने भी रख ली, मतलब जो भी कुछ उन्होंने कहा, बिकॉज पीपल रिस्क देयर लाइव्स। दिस वाज द टॉर्चर जो कि हमारे औरंगजेब साहब जो थे वो करते थे, और लोग उनको डिफेंड करते हैं, इंक्लूडिंग हमारे पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे प्रोफेसर साहब। मैंने तो उनके उस पॉडकास्ट में नीचे लिख दिया कि इंडियन इडियट कैन डिफेंड औरंगजेब एज बीइंग एज फॉर हिज एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स। व्हाई डोंट यू हैव द करेज टू से हां जी ही वाज, उसने एट्रोसिटीज कमिट की। किस तरह के आप रिसर्चर हो यार, हैव द करेज। अगर कहीं गलत हुआ है, अगर 1971 में या 70 में बंगाली औरतों पे जुल्म किया गया, हैव द करेज टू से हां जी किया। क्या आपको उसके लिए फांसी नहीं लगाएगा? हैव द करेज टू से दैट। तो ये दिस इज अनफॉर्चुनेट कि मतलब नजरिए के तौर पे, नजरिए के बिकॉज ऑफ नजरिया, आप यू आर प्रिपेयर्ड टू शुड आई से जो वर्स्ट है उसको भी आप डिफेंड करोगे। अच्छा संजीव जी, आखिर में हम थोड़ी सी बात कर लें, अगर जहां से हमने बात शुरू की थी, बारामूला में एक साहब थे मकबूल शेरवानी,
उनकी क्या स्टोरी है, ब्रीफली बताइएगा। मकबूल शेरवानी वाज अ पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्ट थे। वो थोड़ा लोकल, जिसको कहते हैं टफ दादा, लोकल दादा थे बारामूला के। एंड व्हेन दिस कबाइलीज केम, तो ही सेड कि हाँ मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। ही यूज्ड टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल दोस डेज। तो इट इज सेड कि 1 या 2 दिन उन्होंने गलत रास्ते पे उनको लेके गए बारामूला से, अगेन विच हेल्प्ड इंडिया रिटेन कश्मीर। और जब उनको ये पता चला कि ये हमें मिसलीड कर रहा है, तो उसको पेड़ पे लटका के उसके माथे पे कील ठोकी गई कि तूने हमारे साथ। उसको गोली भी मारी जा सकती थी, बट अगेन द ऑब्जेक्टिव इज टॉर्चर। ऑब्जेक्टिव जो हमारे ये आपके कबाइली, वहशी कबाइली आए थे, उनका ऑब्जेक्टिव ही टॉर्चर था और कुछ नहीं था। So sad. रेप एंड टॉर्चर। तो मकबूल शेरवानी, उसको अभी भी लोग याद करते हैं, हालांकि काफी समय हो गया। सी उसमें क्या हुआ शकील साहब, पहले उन्होंने हिंदू सिख औरतों को पे हाथ साफ किए, फिर उन्होंने क्रिश्चियन जो नन्स वगैरह थी उन पे हाथ साफ किए, फिर उन्होंने मुस्लिम औरतों को, उनके लिए औरत औरत है, व्हाट रिलीजन शी बिलोंग्स टू इज डजंट मैटर। तो इन लोगों ने उन पे भी हाथ साफ किए एंड ही अलाउड देम, दे वर किल्ड। तो जिन मुसलमानों को पहले पहले ऐसा लगा था कि ये हमारे लिबरेटर्स हैं, तो उनको दे न्यू दैट इसमें भाई हमारे को प्राइस पे करना पड़ रहा है। तो मकबूल शेरवानी का भी वही हुआ सब। ही इज स्टिल रिमेम्बर्ड। मुझे अभी बारामूला गए हुए तो काफी साल हो गए, लेकिन मेरे कजिन वो सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता था। तो अब मुझे नहीं पता, वो हॉस्पिटल शायद बन गया होगा, दोबारा बन गया होगा। तो लेकिन दैट स्टैंड्स एज अ टेस्टिमनी। मैंने आपके साथ वो बुक शेयर की है। मैंने इनफैक्ट आपके साथ 2 बुक शेयर की हैं। तो वो भी एक बहुत जबरदस्त पब्लिक ब्लूम्सबर्ग की बुक है, वो देखिएगा उसको। तो इकबाल मल्होत्रा साहब की, हाँ जी, इकबाल मल्होत्रा, और उनके साथ एक मारूफ रजा भी हैं शायद जी, दैट्स राइट। 2 people involved in that. Yeah. मारूफ रजा डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप पढ़िएगा जरा इसको। तो इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और बहुत स्टैंडर्ड तरह के लोग हैं जिन्होंने ये लिखी है। जी। if I call myself, या if I call somebody a scholar, I expect कि वो आदमी बैलेंस्ड रहेगा। जी, इनकी किताब का टाइटल है कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी। हाँ जी जी, करेक्ट। तो आप जी देखिएगा इसको, तो जब भी आपको समय मिले, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी। इसमें ऐसा है शकील साहब, मेरे बच्चे भी कई बार कहते हैं जी आप काफी पाकिस्तानी चैनल्स देखते हो। मैंने कहा बात सही है, मैं देखता हूँ बिकॉज आई वांट टू नो व्हाट द अदर साइड इज स्पीकिंग। तो काफी लोग हैं ऐसे, आरजू काजमी है, एक वो आलिया शाह हैं, कमर चीना है, उनको मैं देखता हूँ, बट आई ओनली शाउट एट हिम, क्योंकि वो आदमी इतना बायस्ड है। शकील साहब, मैंने अभी रिसेंटली आई हैव देयर वाज अ प्रोग्राम जो कमर चीमा ने किया था विद सम शायद जियो के या किसी के डॉन के एक एडिटर थे, उनके साथ किया था कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, व्हाई देयर इज लीडरशिप क्राइसिस। ये चीमा ने एक प्रोग्राम किया था एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। अभी ये पिछले 1 हफ्ते 5-6 दिन में ही हुआ होगा, या 8 दिन हुए होंगे। आई रियली अप्रिशिएटेड वो जो गेस्ट आए थे उनके, उनका ये कहना था कि वी हैव टू थैंक 2 people फॉर दैट। ए, वी हैव टू थैंक अयूब खान, एंड बी, वी हैव टू थैंक जिया। क्योंकि इन लोगों ने जो नर्सरीज ऑफ लीडरशिप होती है ना, स्कूल, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, लोकल बॉडीज हैं, इन लोगों ने इनको खत्म करके रख दिया। He quoted an example कि in one stroke अयूब खान ने 6000 लोकल लेवल पॉलिटिशियंस को डिफ्रेंचाइज कर दिया। और जो उनके अगेंस्ट 1965 में ये जिन्ना साहब की बहन इलेक्शन में खड़ी हुई थी, फातिमा जिन्ना, शी वाज डैब्ड एज ए इंडियन एजेंट, उनको तो इंडियन एजेंट कहा गया। तो
मैं आपके साथ वो आर्टिकल शेयर करूंगा, जी। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लिखा है, तो वो किसी मैगजीन में छपेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छा, जो मैं अभी आपको कहने जा रहा हूँ इसको आप एडिट कर लीजिएगा बाद में। जी जी। आई डोंट नो वेदर यू बिलीव इन दीज थिंग्स और नॉट, लेकिन अभी जो आज क्या तारीख है, 21 तारीख है, 29 को एक बहुत मेजर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होने जा रहा है। तो हमारे इंडिया में काफी ज्योतिषी हैं जो कि इसके एंड स्पेशली देयर इज वन पर्टिकुलर पर्सन जिसने 2018 या 19 में कोविड का दिया था कि भाई कुछ खतरनाक होने जा रहा है। तो ही हैज सेड कि जी ये उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस की हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस की हैं। आप यकीन रखते हैं तो ठीक, नहीं रखते हैं तो मैं आपको, अगर रखते हैं तो मैं भेज दूंगा आपको, एक उनका वीडियो आया था, आज सुबह ही आया था। बिकॉज दिस, ये जो आने वाला एक साल है ना, समझ लीजिए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही अनसर्टन हो कहूंगा। ये आने वाला एक साल जो है, और खास तौर से पाकिस्तान के लिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट ईयर। मैं आपको वो भेजूंगा, मेरे मन में ख्याल आया कि भेज दूं, मैंने कहा एक बार पूछ लूं, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग और नॉट, वो मैं आपको और बताइए। जी संजीव जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी दर्दमंदी से थॉट प्रोवोकिंग और थॉटफुल बातें की, तो मैं चाहूंगा कि इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए और आपसे फिर किसी वक्त बात की जाए। और अगर कोई दोस्त डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं, अपोजिंग व्यू देना चाहते हैं, तो ही और शी इज आल्सो वेलकम। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू।